नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। बातचीत में सनसनीखेज खुलासा होगा रामपुर के भ्रष्ट आईएएस अफसर अजय द्विवेदी का, जिसने कोरोना में आई लाशों को गवर्नर हाउस में अलाव जलाने के लिए भिजवा दिया था। एसपी गोयल का चेला है, भ्रष्टाचार में नौजवान अफसरों में शीर्ष पर है। एक जिले में डीएम बना, वहां ठेकेदार से कमीशन के चक्कर में झगड़ा हो गया। अब भाई रामपुर में बैठ के कह रहा है कि जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर चलवा दूंगा। कारण करप्शन की फाइल बंद हो जाए, आज तक जैसे चैनल, गोदी मीडिया के चैनलों पे चर्चा चलने लगे और लोग चंदा चोरी को भूल जाए। लेकिन भूल जाएंगे क्या? भगवान राम के मंदिर के चंदा चोरी भूल जाएंगे? जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर के नाम पे भूल जाएंगे? आजम खान को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। आजम खान ने मुझसे क्या कहा, जरा सुनिए, फिर चलते हैं केपी मलिक के पास। मैंने ये बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी कि मैं देशद्रोही हूं, मैं पाकिस्तानी एजेंट हूं। ये पैसा तो मुझे ही मिला था, मेरे इस दामन को लोगों ने दिया था। मैं इस पैसे को ले जाकर विदेश में रखता, महल बनाता, लानत भेजता से एमपी और एमएलए पर, शान की जिंदगी गुजारता। वो अच्छा होता। ये आज उन्हीं बच्चों के लिए जेलें काट रहा हूं, ये अच्छा है। तो ये थे आजम खान, कह रहे थे मैंने क्या गुनाह किया, एक विश्वविद्यालय बना दिया, ब्लैक मनी विदेश में नहीं भेज दी, केवल इसलिए जौहर विश्वविद्यालय क्योंकि मुसलमान ने बनाया था। नरक कर देंगे ये आपके आपके परिवार को अगर आप नहीं संभले तो। ये भगवान राम के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज आपने थोड़ा सा मामला बदला हुआ है, लग रहा कि ठंड की जगह है, कोट सा पहना हुआ है आपने, तो बहुत बढ़िया। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज भगवान जगन्नाथ का भी यात्रा चल रही है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। शुक्रिया। बड़ी महत्वपूर्ण बात से आज चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। खबर आ रही है कि इसरो के लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया। मंत्री जी का बड़ा बेशर्मी भरा बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, लोग आते हैं जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वांगचुक साहब आमरण अनशन पर हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है। पूरे देश के लोग, अब जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब वांगचुक के समर्थन में खड़े हो गए हैं। मेरी एक मित्र है, वो बहुत मोदी जी की अनंत भक्त है। वो मतलब उसे लड़ती रहती थी कि आप मोदी जी के लिए कैसे कर रहे हो। कल मैंने उसका स्टेटस देखा सोनम वांगचुक के समर्थन में, तो मैंने कहा ये तुम तो अनंत भक्त हो मोदी जी की, तुम भी? बोले नहीं, ये तो सरकार की खराब बात है कि वांगचुक साहब हैं या नौजवान हैं, सरकार बात क्यों नहीं कर रही, सरकार को बात तो करना चाहिए। मैं कहा सरकार बात किससे करती है? ये किसानों से बात नहीं करती, ये बेरोजगारों से बात नहीं करती, ये मध्यम वर्गीय परिवार से बात नहीं करती है, तो या तो ट्रम्प से बात करती है। वो भी बेचारी बात क्या करती है, मतलब ट्रम्प से बात करने की हिम्मत ही नहीं है। सिर्फ सरकार मेलोडी चॉकलेट खिलाती है, मेलोडी टॉफी खिलाती है दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों को। इसरो के इतने सामूहिक इस्तीफे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कुछ योजनाओं के लीक होने की, और पहले भी संघ से जुड़े वैज्ञानिक गिरफ्तार हो चुके हैं जासूसी कांड में, उनका नाम सामने आया था। ये लेकिन बड़ा गंभीर बात है कि जिस इसरो के दम पर पूरे देश नाच करता है, इसरो ने भारत का नाम ऊंचा किया है। ये तो अच्छा हुआ कि मोदी जी ने इसरो नहीं बनवाया और नेहरू जी का ही बनाया हुआ है। अब ये कहेंगे कि नेहरू जी ने इसरो बनाया था इसीलिए यहाँ पे कर्मचारी छोड़ रहे नौकरी। क्या देश इस हालत में पहुंच गया मलिक साहब कि इसरो जैसे संस्थान के लोग नौकरी छोड़ने लगेंगे, त्यागपत्र देने लगेंगे? हम लोग एक खतरनाक मोड़ पर नहीं पहुंच गए हैं जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की संस्थाएं खत्म हो रही हैं, टूट रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए संजय जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और क्योंकि इसरो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल संस्था भी है, वहां पे तमाम रक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं। और जब से हम देखते हैं कि परमाणु शस्त्रों के बनने की बात है, वो भी एक कॉन्फिडेंशियल मामला वहां पे होता है। और हमें जितनी जानकारी है, जितने पत्रकार होने के नाते चीजें जानकारी पड़ती हैं, हमें ये जानकारी है कि जो एक प्रधानमंत्री जब दूसरे प्रधानमंत्री को चार्ज देता है, तो वो हमारे पास जो परमाणु शस्त्र हैं या हम बना रहे हैं या उनकी नीतियां योजनाएं हैं, वो गुपचुप तरीके से उनको प्रदान की जाती हैं। और मैं निश्चित तौर पे यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर हम नरसिंह राव के बाद के सारे प्रधानमंत्रियों को देखें,
तो उसमें से एक आध प्रधानमंत्री से हमारी डिस्कशन भी हुई है जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, और वाजपेयी जी तक ये सिलसिला चला। फिर मनमोहन सिंह आए और वाजपेयी जी भी मनमोहन से मिले थे और उन्होंने भी इस तरह चर्चा की थी। इस तरह की जानकारी हमें मिलती है। अब ये चीजें खुलेआम तो मीडिया में कभी आती नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला होता है और बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जब मनमोहन जी हटे होंगे और मोदी जी ने चार्ज लिया होगा, तो ये तमाम चीजें उन्होंने इनको सौंपी होंगी और इनको बताया होगा। आप ये देखिए संजय जी, अगर हम पिछले 10 से 12 सालों में देखें, जो हमारी संस्थाएं इस प्रकार की थी जिन पे हम गर्व करते थे, विश्व में हमारा नाम होता था, आज वो संस्थाएं लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, उनकी छींचा लेदर हो रही है। सबसे पहले आप चुनाव आयोग को ही ले लीजिए। आपको पता है कि लगभग 100 कंट्री, एक औसत बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 100 कंट्री हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग लेके गई हैं, देख के गई हैं कि आपका इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है, आप चुनाव की प्रक्रिया कैसे करते हैं। आज उसके क्या क्या सवाल हमारी उस संस्था पर उठ रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जितने IIT संस्थान थे, दिल्ली के ही, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, अगर आप पर्सनली किसी से बात करेंगे, उनकी स्थिति बहुत खराब है। आप ये देखिए कि एक जो सरकारी पद पे व्यक्ति जाता है, अगर आप किसी संस्थान के प्रोफेसर की बात करें, वो पहले तो ये कहता है कि भाई सरकारी संस्थान में मैं प्रोफेसर हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। फिर मेरी सिक्योरिटी है सर्विस की, फिर मुझे जो है पेंशन मिलती है, जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे कुछ फंड मिलता है तो मैं सिक्योर रहता हूं। पहले तो सरकार ने पेंशन बंद कर दी, अब आपने PF में भी पलीता लगा दिया, और वहां पे जो बाकी चीजें आप सुविधाएं दे नहीं रहे, खर्चा संस्थान को दे नहीं रहे, तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये रणनीति क्या है कि आप प्राइवेट में भेजें? आज जिन बच्चों के एडमिशन कोई जाना नहीं चाहता DU में, JNU में, और सब बच्चे धड़ाधड़ जो है अमेठी और दूसरा जो गलघोटिया यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने आपने देखा होगा कि रोबोट चलाया था और G20 में दिखाया था, और अभी जो दुनिया का AI सम्मेलन हुआ था उसमें कैसे तूती बजी थी, आपको तो पता है। अब मैं अगर बात करता हूं इसरो की, इसरो इतना सम्मानित संस्थान था, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे ये करते थे कि अगर कोई किसी का सिलेक्शन इसरो में हो गया तो उसके परिवार के, उसके गांव के, उसके जिले का सम्मान बढ़ जाता। ऐसी संस्था इसरो थी। अगर आप इसरो में काम करते हैं और कोई जान ले आप किसी जहाज में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, और आपका पता लग जाए कि आप इसरो में काम करते हैं, तो खड़े होकर लोग आपका स्वागत करते थे। भाई ये वैज्ञानिक हैं देश के, हम इनका सम्मान में खड़े होते हैं। और आपने इस तरह की परिस्थितियां कर दी हैं। संजय जी ठीक है, मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते हैं, और कोई ऐसी जो है चीजें लीक नहीं हुई हैं जो गगनयान से जुड़ी हो या चंद्रयान से जुड़ी हो या हमारी परमाणु नीति का हिस्सा हो। एक मंत्री जी ने तो संसद में बयान दिया था ये कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर मारे गए, शहीद हो गए 6 लोग। तो एक हिसाब से तो मंत्री का झूठ पकड़ा गया, और वो तो पार्लियामेंट के पटल पे उन्होंने दिया था। तो ये जो मंत्री मीडिया के सामने कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज लीक नहीं हुई है, इस पे कितना विश्वास किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। दूसरा संजय जी, अगर ये परिपाटी शुरू देश में हो गई है और इस तरह से लोग छोड़ के इस तरह के संस्थानों को निजी संस्थानों में जा रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने देखा था कि सरकार ने जिस प्रकार से 4 साल के लिए अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना लेके आई थी, और ये बताया गया था कि ये सेना की तरफ से मांग की गई है, अब सेना ने उलट दिया उसको। आर्मी ने कहा है कि हमें कम से कम 25% से काम नहीं होगा, मिनिमम 50% चाहिए, और वायुसेना ने कहा है कि हमें 75% चाहिए। तो क्यों अपनी ही रणनीति से वापस आ गई सेना? इसका मतलब ये था कि सरकार ने कहीं दबाव बनाया था इस तरह की परिस्थितियों का, और सेना ने इस तरह की बात नहीं कही थी। आज हम जितनी योजनाएं सरकार की देखते हैं, जितनी सारी चीजें देखते हैं, सरकार कहीं ना कहीं मुंह की खाए पड़ी हुई है। दूसरा संजय जी, आपने जिस प्रकार से सोनम वांगचुक की बात की है, तो सोनम वांगचुक ऐसी स्थिति में है, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट में भी लोग गए हैं, कोर्ट ने भी कहा है कि भाई संज्ञान सरकार को लेना चाहिए,
और इनका आमरण, अभी मुझे नहीं लगता है कि इस स्थिति में सोनम वांगचुक पहुंचे हैं। ये बहुत ज्यादा खतरा है। अभी वो कुछ और दिन झेल सकते हैं क्योंकि उनमें ताकत बहुत है और सरकार उनका इम्तिहान ले रही है। आप ये देखिए, गोदी मीडिया लगातार चला रहा है, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं सोनम वांगचुक के पास जा रहे हैं, मतलब उल्टा चौथ कोतवाल को डांट रहा है। कोई चैनल ये नहीं कह रहा कि मोदी जी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं उससे बात कर रहे हैं जाके, ये नहीं कह रहे। राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहा है? और मेरा भी सवाल है कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहा है? इसमें कोई दूसरी रणनीति है क्या? सरकार कोई दूसरा गेम कर रही है क्या? क्योंकि 17 जुलाई को वहां पे भी एक प्रोग्राम है यूथ का देहरादून में, वहां पे भी सेम मांगे, सेम परिस्थितियां हैं, वहां पे भी 2-2 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। राहुल गांधी का वहां जाने का प्रोग्राम है, जो गूंज नामे के प्रोग्राम वहां हो रहा है। तो इसके पीछे भी आपको बहुत बड़ी एक रणनीति कुछ दिनों में खुलेगी तो दिखाई देगी। दूसरी बात संजय जी, मैं जो कह रहा था कि ये एक मामला जो बिल लाने वाली बात है, जो 17 जुलाई को जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके अध्यक्ष हैं अपराजिता सारंगी, जिसमें किसी नेता के 20 दिन जुडिशल कस्टडी में रहने के बाद उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो लोगों का कहना यह है कि ये सरकार नया हथियार लेके आ रही है कि जो कब्जे में नहीं आते हैं ईडी के, सीबीआई के और बाकी के, उनको यहां लाया जाएगा और यहां लाके उनको ठीक किया जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही है, ढोल पीटा जा रहा है दूसरा कि सांसदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है और धीरे से ये बिल पास हो जाएगा। 17 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी और सेशन शुरू होते ही 1-2 दिन में सबसे पहले ये बिल पास हो जाएगा। आप ये देखिए कि सरकार जिस तरह से छद्म युद्ध कर रही है, विपक्ष कहां लड़ाई लड़ेगा? विपक्ष कहां लड़ाई? विपक्ष वांगचुक की लड़ाई लड़े, विपक्ष पर्चा लीक की लड़ाई लड़े, विपक्ष मंदिर चोरी की लड़ाई लड़े, विपक्ष किसानों की लड़ाई लड़े, विपक्ष विदेश नीति की लड़ाई लड़े, विपक्ष एथनॉल की लड़ाई लड़े, क्या क्या लड़े? विपक्ष को तो आपने उलझा के डाल दिया है। या विपक्ष अपनी आपसी लड़ाई लड़े, जैसे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तनातनी आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए चल रही है। तो विपक्ष को तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना भ्रमित कर दिया है कि वो अपने में उलझा हुआ है। तो ऐसे में देश को किस तरफ ले जाया जाएगा? और दूसरा मैं सवाल आप पूछेंगे, शायद उसके बाद टिप्पणी करूंगा। शरद पवार जी की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है कि जितनी एनर्जी, राजनीतिक एनर्जी वो ले रहे हैं, मुझे तो लगता है वो 100 साल क्रॉस कर जाएंगे एंजॉयमेंट में, क्योंकि उन्होंने असली करिश्मा जो दिखाया था वो 38 साल की उम्र में दिखाया था। आप पूछेंगे तो मैं बाद में बताऊंगा। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में सरकार और कर तो सकती नहीं, लेकिन भारत ने अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है। वहां पर हमला हुआ था, हमारा भारतीय मारे गए थे। हमारे लोग मारे जाएं, हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस कर दिए जाएं, सरकार पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? सरकार रिएक्ट क्यों नहीं करती? कैसे भारत के किसी भी नागरिक पे इस तरह हमला हो सकता है, इस तरह मौत हो सकती है? सरकार कुछ कर ही नहीं पाती, हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस कर रहा है ट्रंप, और सरकार की हिम्मत नहीं है कि चिट्ठी तक लिख दें। ऐसा क्यों होता है? संजय जी, आपको याद नहीं है, सरकार ने तो रिएक्ट किया था जब हमारे नागरिक मारे गए थे। सरकार ने कहा था कि वो तो विदेशी जहाज था, उस पर हमला हुआ है और उसमें भारतीय मारे गए। तो क्या हुआ? वो तो विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अगर कोई अमेरिकन किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहा है, वो मारा जाता है, या कोई इजराइल का नागरिक मारा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया का कोई नागरिक मारा जाता है, वो भी ये कहते हैं क्या? तो भारत में तो एक से एक विद्वान मंत्री, एक से एक क्रांतिकारी मंत्री हैं। आप तो जानते हैं उनको कि फटाफट बयान आते हैं उनके। विद्वानों की कमी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। संजय जी, ये सरकार की बेशर्मी ही है जो इस तरह की चीजें ही निकल के आ रही हैं। कम से कम आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने नागरिकों के हताहत होने पे, उनके ऊपर हमला होने पे, उनको शहीद होने पे आप श्रद्धांजलि तो कर सकते हैं, आप अमेरिका से सवाल तो पूछ सकते हैं। आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं आप? ये सवाल तो बहुत दिनों से खड़ा हुआ है।
हम और आप भी पूछ रहे हैं ये सवाल, और विपक्ष भी पूछ रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष ये कह रहा हूं विदेशी नीति के बारे में संसद में बात करें या देश की नीति के बारे में संसद में बात करें। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप ये देखिए, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का, आरएसएस के नेता का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का कोई बयान मंदिर की चोरी पे आया है, जो लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है? और मुझे लगता है कि उन लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो 80% से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो क्या उनकी चिंता करते हुए इन्होंने कोई वक्तव्य दिया है क्या? या शायद ये सोच रहे हैं कि वक्त है, वो कुछ भी होता रहे, वो कहीं नहीं जाएंगे। और एक कानपुर वाले विधायक हैं जो 8 बार से विधायक है और अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके मित्र कानपुर वाले, उन्होंने तो कह दिया कि भाई चंदा चोरी वो हुआ है जो दुर्भावनापूर्ण दिया गया है। अब हमने आस्था के नाम पे चंदा दिया था, हमारा चंदा तो मंदिर में लग गया, इसीलिए तो भव्य मंदिर बना है। देखिए कितने विद्वान मंत्री हैं वो, कितने विद्वान स्पीकर हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसे जो है अर्थशास्त्रियों की, ऐसे जो है समझदारों की, ऐसे ज्ञानियों की भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी है क्या? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ही काम करती है कि जब भी कोई मुद्दा हो तो मुसलमान एंगे निकाल लाओ। मंदिर में चंदा चोरी का किस्सा गूंज रहा था तो बीजेपी निकाल लाई कि साहब वहां पे हनुमान गढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, रोजा अफ्तार किया गया। अब एक और आईएएस अफसर है, नाम है अजय द्विवेदी। मेरे एक मित्र कहते थे कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम लखनऊ में इतना भ्रष्ट अफसर आज तक कोई तैनात नहीं हुआ। मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा बताऊं मलिक साहब। कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में लाशें जलाने के लिए लकड़ी आप इकट्ठी हो रही थी, लाशें जलाने की लकड़ी कहाँ से लाए, नगर निगम की ड्यूटी थी। तो साहब तब तक गवर्नर साहब को, जो मौजूदा गवर्नर साहब हैं, इनको ठंड लगी। गवर्नर हैं तो ठंड तो लग सकती है, गवर्नर हाउस में भी लोगों को ठंड लगती है। तो नगर निगम आयुक्त का काम होता है, नगर निगम का काम होता है कि लकड़ी की व्यवस्था करे, लकड़ी लाए। अब अजय द्विवेदी के भ्रष्टाचार के किस्से इतने आम थे कि ये 5,000 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे, बिल जाने कहाँ के ले आएंगे। ये अकेला बंदा ऐसा था जो चेकबुक लेके घर पे बैठवाता था ठेकेदारों से वसूली के। इतने किस्से हैं ना इसके भ्रष्टाचार के, मैं दावा कर सकता हूँ कि चेक करा ले, नगर निगम में इतना भ्रष्ट नगर आयुक्त कोई रहा नहीं। भाई ने क्या किया, इसने कोविड में जो लाशों की जलाने वाली लकड़ी थी वो गवर्नर हाउस में भिजवा दी। और मेरे यहाँ मजे की बात यह मलिक साहब कि मेरा रिपोर्टर बड़ा तेज है, तो उसने वहां पे वीडियो बना लिया। और वीडियो डाबर ने कहा कि ये लाशों की लकड़ी है, लेकिन यहाँ पे उठा के हमें गवर्नर हाउस में जानी है। बड़ी खबर थी, हमने फुल पेज 4 PM पे खबर छापी कि कोरोना में लाशें जलाने के लिए जो लकड़ी आई थी वो लकड़ी गवर्नर हाउस में जा रही है। अब साहब अजय द्विवेदी पसीने पसीने, कोई आदमी नहीं छोड़ा जिससे मुझ पर सिफारिश ना कराई हो। फिर मैंने इनके किस्से छापने शुरू किए कि इनकी कहानी क्या है। तब पता चला कि मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव हैं SP गोयल, जो आजकल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके ये पक्के चेहरे हैं। तो साहब उनके कृपा की दृष्टि से इनको एक जिला मिला। उस जिले में ठेकेदार से लड़ाई हो गई जाती। इन्होंने ठेकेदार पे FIR कराई, वो किस्से कहानियां अखबारों में छपे कि DM ने ठेकेदार पे FIR कराई। मतलब ये जिस जिले में जाते हैं उस जिले में इनके भ्रष्टाचार के किस्से बड़े चर्चा में हो जाते हैं। इन IAS अफसर की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी फाइलें थोड़ी ठंडे बस्ते में लगा दी गई थी। SP गोयल की वजह से इनको रामपुर का DM बना दिया गया। अब इनको लगा कि चाहे अनुज चौधरी हो या अंजना कुमार हो, जो मुरादाबाद के कमिश्नर रहे थे, इनको अभयदान सिर्फ इसलिए मिलता है कि ये किसी मुसलमान को टारगेट कर लिए। तो साहब ने फरमान जारी कर दिया कि जौहर विश्वविद्यालय पे, आजम खां के विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलाया जाएगा। अब जाहिर है कोई ऐसी बात कह देगा तो गोदी मीडिया के चैनल, आज तक जैसे चैनल, चंदा चोरी से जौहर विश्वविद्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। वही हुआ कि इन भ्रष्ट IAS अफसर ने जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर का अभियान चलाया। आज तक पे हिंदू मुसलमान की डिबेट शुरू हो गई और इन IAS अफसरों की भ्रष्टाचार की फाइल दबा दी गई। नेशनल चैनल पे भाई साहब बयान दे रहे हैं जौहर विश्वविद्यालय को। मेरा बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के IAS अफसरों को अब ये आवेदन मिल गया है, मुसलमान, आजम खां, इन सबको टारगेट करो, भ्रष्टाचार दबा दो।
क्यों नहीं जांच हुई कि कोरोना काल की लाशों की लकड़ी जो गवर्नर के भिजवा है, उससे धूर्त, उससे निकृष्ट आईएएस अफसर शायद ही कोई हो, जिसके डीएम के कार्यकाल में ठेकेदारों की ऐसी शिकायतें हो रही हों, उससे धूर्त आईएएस शायद ही कोई हो। वो धूर्त आईएएस अफसर रामपुर में बैठ के अब जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर की बात कर रहा है। अरे भैया, अगर जौहर विश्वविद्यालय गलत बना है तो उसको जय श्री राम कॉलेज बना दो, जय श्री राम विश्वविद्यालय बना दो। बुलडोजर को चलाओगे? करोड़ों रुपए की एक यूनिवर्सिटी है, क्या यूनिवर्सिटी में ये सिर्फ ये तय है कि मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे? विश्वविद्यालय तो बन गया ना, खड़ा है ना विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय को हिंदू कर दो, जय श्री राम विश्वविद्यालय बना दो। बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर की बात कहोगे तो डीएम साहब और सरकार चर्चा में आएगी, गोदी मीडिया बात करेगा। कितनी नफरत, कितनी घिनौनी बात है। करोड़ों रुपए के विश्वविद्यालय पे जो सरकार स्कूल बंद कर रही है, जो सरकार हजारों स्कूलों को बंद कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो विश्वविद्यालयों पे भी बुलडोजर चला रही है। और जब बात बुलडोजर चलाने की होगी, जमीन कब्जाने की होगी, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गोरखपुर के मठ के आसपास भी जमीनें बहुत बड़ी संख्या में खरीदी गई हैं। अगर रामपुर में बुलडोजर चलेगा तो कभी सरकार बदली तो बुलडोजर तो फिर गोरखपुर में भी चल सकता है। मलिक साहब, आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, अगर देखें वो खबर मैंने भी पढ़ी है जौहर यूनिवर्सिटी की, उसमें बताया गया है कि 40 भवन थे और 40 में से 38 जो है वो बिना परमिशन के बने हुए हैं। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं योगी सरकार को, तो नींद खुली है इनकी अभी। क्या वो बिना इजाजत के बन गए थे? क्या वो बिना सरकार की परमिशन के बन गए थे? और जो उस समय सरकारी अधिकारी थे वो भ्रष्ट नहीं थे, आज वाले भ्रष्ट हैं, तो बिना उनके कैसे वो बन गए? बात यह है कि आपने जो बात पकड़ी है वो बिल्कुल सही है कि बाबा की नजरों में कैसे आना है, प्रशासन की नजरों में कैसे आना है। हमें ये कुछ क्रांतिकारी कदम दिखाने पड़ेंगे। जो कई सारे अधिकारी, कई सारे अफसरों को आप देखते हैं, और उसमें आपने अनुज चौधरी का नाम लिया ही है कि वो वर्दी पहन के और गदा कंधे पर रख के चल रहे हैं, और रिवॉल्वर तो है नहीं उनके पास, वो गदा लेके चल रहे हैं हनुमान जी की। क्योंकि जो गदा हनुमान जी की काम करेगी वो रिवॉल्वर काम नहीं कर सकता, ना कानून काम कर सकता, गदा कर दे। ये एक नई परिपाटी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। और संजय जी, अगर आप बारीकी से जांच करेंगे, ये आप 5 साल पुरानी करप्शन की बात बता रहे हैं, अगर आप ताजा सर्वे कराएंगे, ताजा कोई अगर आप रिपोर्ट ढूंढने जाएंगे, आपको कोई एक ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां भ्रष्टाचार ना हो। आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी हुई है, नंगा भ्रष्टाचार चल रहा है राजस्थान जैसी जगहों में। उत्तर प्रदेश में कई गौशालाओं में गाय भूखी मर रही, खाने का चारा नहीं है उनको, इतनी गर्मी में पीने को पानी नहीं है, और जितना बजट सरकारी आता है, जितना चंदा आता है, वो सब हजम अधिकारी और अफसर कर ले रहे हैं, और जो नीचे के बचे लुटेरे वो लूट ले रहे हैं। भाई आप ये देखिए, जो मंदिर को लूट सकते हैं तो वो गौशाला को, वो किसी संस्थान को, वो किसी दूसरों को छोड़ेंगे? पुलिस में जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। आप किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछिए, आपके अगर कोई निजी दोस्त सरकार में हो, आप उनसे पूछिए। कई हमारे मित्र हैं पुलिस में ही, वही बताते हैं, वो खुलेआम तो बता नहीं सकते, लेकिन वही बताते हैं कि ऐसा अन्याय हमने कभी देखा नहीं। जहां 10 रुपए की रिश्वत मिलती थी वहां 100 रुपए रेट हो गया सीधा। जहां 1 लाख का रेट था वहां 10 लाख हो गया, जहां 10 लाख का रेट था वहां 1 करोड़ का रेट, और पोस्टिंग आपकी उसी आधार पर हो रही है। खुलेआम लूट मची हुई है। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये समझ चुके हैं कि जब हमारी विदाई होगी तो वो विदाई परमानेंट होगी, इसलिए जो कर सकते हो करो, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसमें अधिकारी भी पीछे नहीं है, क्योंकि अधिकारी भी जान रहे हैं कि हमारी नौकरी तो जानी है, तो इतना इकट्ठा कर लिया जाए, जितना नौकरी जाए तो कोई चिंता ना हो। ये विचार सोचते हुए शायद लोग लगे हुए हैं। संजय जी, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, हम तो जहां भी जाते हैं, जितने भी लोगों से बात होती है, हर जगह लूट मची हुई है। पता नहीं देश में कैसा माहौल बन गया है। और आज आप ये देखिए कि देश में आप यूनिवर्सिटी तोड़ें, आप संस्थान बंद करें, आप शिक्षा संस्थानों की बात करें तो इतना बुरा हाल है। आप निजी शिक्षा संस्थानों की बात कर रहे हैं और सरकारी शिक्षा संस्थानों को आप धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। आप मंदिर बनाए जा रहे हैं, धार्मिक संस्थान बनाए जा रहे हैं,
और आप जो है शिक्षा संस्थानों पे, किसी इंस्टीट्यूट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा जो युवा वर्ग है ये कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, इन युवाओं का क्या होगा, इसकी चिंता सरकार को है क्या? या वास्तव में जो चंद लोग कहते हैं कि आप जो है वही पुराना जमाना लाना चाहते हैं जिसमें जो है सिर्फ राजा होगा और प्रजा होगी, और राजा ने कहा ये रात है तो सब ने कहा ये रात है और ये दोपहर की बात है, क्योंकि कहने वालों को पता ही नहीं है क्या फर्क होता है। थोड़े दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा किसान, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। गोंडवी साहब सुबह नहीं चलिए संजय जी आपने थोड़ा बारीकी से कह दिया, हम जाट आदमी, हम थोड़ा मोटी बुद्धि के मोटे तरीके से कहते हैं, और हम इससे आगे की बात भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किसान की जमीन चली जाए, किसान की फसल चली जाए, किसान को एमएसपी ना मिले और थोड़े दिनों में कह लगे कि मोदी नामक भगवान ने हमें 6,000 रुपया दे दिया है, हमारे लिए मोदी जी भगवान है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी लोग जो बच गए वो 5 किलो राशन कहें कि मोदी भगवान है, हमें 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है, और इतनी कृपा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी 7 पुश्तें इस कृपा को हटा पाएंगी। तो ये तो नहीं हो जाएगा आने वाले टाइम में, हम इसी में दबे रहें और इसी में कृपा में करके हम जो है कहें कि हम तो चाहे 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो भैया 5 किलो राशन चलता रहे और 6,000 रुपए किसानों को मिलता रहे तो बम बम मोदी जी का चलता रहेगा। कोई जरूरत नहीं है किसी शिक्षा संस्थान की, किसी इसरो की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी जो है जौहर यूनिवर्सिटी की तो कतई जरूरत नहीं है यहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हालात देश के दुर्भाग्यशाली हैं और यही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। ये थे केपी मलिक जी। और बताइए, मैं फिर डंके की चोट कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट अफसरों में शामिल है अजय द्विवेदी, जो रामपुर का डीएम है, जो कोरोना की लाशों को गवर्नर हाउस में अलाव जलाने के लिए भेज दे। उससे भ्रष्ट अफसर कौन होगा? अब रामपुर में बैठ के कह रहा है कि जौहर विश्वविद्यालय पे मैं बुलडोजर चला दूंगा जिससे उसके करप्शन की फाइलें दबा दी जाए। आप सोचिए कैसे चलता है ये तंत्र। आपको सिर्फ मुसलमान दिखाए जाते हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप इनके नाम में उलझ जाओ और भूल जाओ कि इन लोगों ने आपके भगवान राम के चंदे की चोरी की है। आप भूल जाओ कि आपके आराध्य भगवान राम के मंदिर की जमीन खरीदने में भ्रष्ट लोगों ने बेईमानी की है। आप भूल जाओ कि इनको आपके आराध्य भगवान राम का मंदिर बनाने में, ठेकों में इन्होंने चोरी की है। इन भ्रष्ट अफसरों को सरकार बचा रही है और आपका दिमाग जौहर विश्वविद्यालय में मुसलमान में खपाया जा रहा है। समझ जाइए, ये किसी के नहीं है, ये भगवान राम के नहीं हुए तो ये आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के कभी नहीं हो सकते। जो सरकार सैकड़ों हजारों स्कूल बंद करा रही है उत्तर प्रदेश में, वो विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलवा रही है। मैं तो फिर कह रहा हूं, जय श्री राम विश्वविद्यालय नाम रख दो ना उसका। जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर को चलवा रहे हो। वोट का सवाल है, पापी वोट का सवाल है। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इन चंदा चोरों को। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।